प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान की इस ऑनलाइन निःशुल्क कक्षा में मैं डॉक्टर रविशंकर रवि आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल कल आज और कल पर। दोस्तों, आज की तारीख है 30 अक्टूबर 2023। वो अति महत्वपूर्ण तारीख जब सौर मंडल में, आकाश मंडल में एक बहुत बड़ी घटना हुई है। दो छाया ग्रह राहु और केतु ने अपना राशि परिवर्तन कर लिया है आज के दिन, और राहु मेष राशि से निकल के मीन राशि में चले गए हैं, केतु कन्या राशि में चले गए हैं। आज मैं जब ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ तब राहु मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, और यह वीडियो मैं मीन राशि वालों के लिए ही बना रहा हूँ। आपकी मीन राशि है या नहीं ये आप कैसे जानेंगे? अपनी अपनी जन्म पत्रिका को खोलिए और देखिए, यदि चंद्रमा आपकी जन्म पत्रिका में, जन्म कुंडली में 12 में बैठा है, यहाँ कहीं भी आपकी जन्म कुंडली के किसी भी भाव में 12 का अंक लिखा हो, अर्थात मीन राशि, और वहाँ चंद्रमा विराजमान है, तो समझिए आपकी मीन राशि है। मीन राशि काल पुरुष की अंतिम राशि होती है, किंतु राहु और केतु के लिए यही प्रथम राशि होती है। राहु और केतु हमेशा उल्टा चलते हैं, वक्री चाल चलते हैं, तो हमेशा मीन राशि से प्रारंभ करके मेष राशि तक जाते हैं। अर्थात राहु और केतु का साइकिल सभी 12 राशियों के लिए आज से प्रारंभ हो रहा है, जो अगले 18 वर्षों तक चलेगा। जी, राहु और केतु एक राशि में 18 महीने रहते हैं, अर्थात 1.5 साल, और इस प्रकार सभी 12 राशियों में संचरण करते हुए पुनः जब उसी राशि अर्थात मीन में पहुंचते हैं तो 18 वर्ष हो चुके होते हैं। इन 18 वर्षों के दौरान देश दुनिया में, समाज में बड़ी बड़ी क्रांतियां होती हैं। कई सारे ऐसे आविष्कार होते हैं, कई सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो सदियों तक मानव सभ्यता को प्रभावित करती हैं। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, अपने पिछले कई वीडियोस में भी बता चुका हूँ, कि मीन राशि वालों के लिए यह गोचर काल, यह संचरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आप इन बातों को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, और राहु केतु के स्वरूप को नहीं समझेंगे, विशेषकर राहु के स्वरूप को, तो आपकी राशि पर राहु के इस ट्रांजिट का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए पहले इन बातों का जानना आवश्यक है। यदि आप में से किसी को ऐसा लगता है कि वीडियो लंबा हो रहा है, तो आप कुछ मिनट आगे बढ़ा करके सीधे अपना राशिफल सुन लें। परंतु मैं उन सभी लोगों के लिए जो गहराई से राहु केतु को समझना चाहते हैं और इस ट्रांजिट का अधिकतम लाभ लेना चाहते हैं, उन सभी लोगों के लिए मैं थोड़ी सी राहु और केतु की एक्स्ट्रा जानकारी अवश्य दूंगा, क्योंकि हर किसी को केवल अपना राशिफल जानने की जल्दी नहीं होती। वो इस 18 महीने के ट्रांजिट का अधिकतम लाभ उठाना चाहेंगे, और मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उनको पूरी तरह से जानकारी दे करके उनके लिए ऐसा मार्ग प्रशस्त कर दूं कि वो अधिकतम लाभ उठा सकें। तो इसलिए हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, पर शुरू में मैं ये बातें बार बार दोहराता अवश्य हूँ हर वीडियो में। देखिए, पिछली बार 2005 में राहु मीन राशि में आए थे, आज से 18 वर्ष पहले, और जब राहु मीन राशि में आए थे 2005 में, तो इस दुनिया में एक बड़ी क्रांतिकारी घटना हुई थी। राहु कलयुग में राजा हैं। राहु इज़ द रूलर, राहु इज़ द किंग, राहु इज़ द किंग ऑफ मीडिया, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। टेक्नोलॉजीज़, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर रिलेटेड टेक्नोलॉजी, साइबर क्राइम, साइबर टेक्नोलॉजी, ये सारा कुछ राहु के अंडर आता है। राहु नवीनता के कारक हैं। अभी मैं राहु के बहुत सारे गुणों के बारे में आपको बताऊंगा। तो पिछली बार जब राहु 2005 में मीन राशि में आए थे, आज से ठीक 18 वर्ष पहले, यही स्थिति थी। आकाश में ग्रहों का संचरण इसी प्रकार से हो रहा था, सन 2005। और तब 14 फरवरी 2005 को इस दुनिया में वो चीज़ आई थी जिसके जरिए आज आप और हम जुड़े हुए हैं। जी हाँ, यूट्यूब का आविष्कार हुआ था। यूट्यूब का जन्म हुआ था 14 फरवरी 2005 को। यूट्यूब का स्वामित्व, अर्थात इसका मालिकाना हक गूगल के पास है। तो गूगल वालों ने अमेरिका के कैलिफोर्निया में यूट्यूब पहली बार शुरू किया 14 फरवरी 2005 को, और कितनी तेजी से ये देखते देखते कुछ ही वर्षों में पूरी दुनिया में छा गया। जस्ट बिकॉज ऑफ राहु। राहु सडन गेन, सडन लॉस देते हैं। राहु क्विक रिएक्शन देते हैं। राहु इज एक्सपैंडेबल, एक्सपेंशन करते हैं, विस्तारवादी हैं,
और राहु के एक्सपेंशन की कोई सीमा नहीं है। राहु इज लिमिटलेस, राहु इज नेवर सेटिस्फाइड। राहु कभी संतुष्ट नहीं होता और ये अनंत आकाश की तरह विस्तृत है, फैला हुआ है। तो जैसे ही यूट्यूब आया, जिसका कारक ही राहु था, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया का, ये धुएं की तेजी से चारों तरफ फैल गया, पूरी दुनिया में फैल गया और समस्त मानव जाति को प्रभावित किया। सोचिए कितनी बड़ी क्रांति आई। इसी प्रकार जब राहु इन दिनों मीन राशि में आए हैं, तो आप आने वाले वर्षों में देखेंगे, समस्त मानव जाति, मानव सभ्यता देखेगी कि संचार के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, सोशल मीडिया के क्षेत्र में कई सारी बड़ी बड़ी क्रांतियां होंगी। कई सारी ऐसी चीज़ें होंगी, ऐसी घटनाएं होंगी, ऐसे आविष्कार होंगे जो सदियों तक मानव सभ्यता को प्रभावित करते रहेंगे। इन दिनों काम भी बड़े जोर शोर से चल रहा है। एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बहुत सारी रिसर्च चल रही है। ड्राइवरलेस कारें, ड्राइवरलेस प्लेन्स, उड़ने वाली कारें, फ्लाइंग कार्स, लोग स्पेस में जा रहे हैं टूरिज़्म के लिए। जो एलॉन मस्क हैं, टेस्ला के मालिक, वो लोगों को अपने स्पेस क्राफ्ट में बैठा करके टूरिज़्म के लिए भेज रहे हैं। और भी कई सारी कंपनियां इस क्षेत्र में कूदी हुई हैं। एविएशन के, सिविल एविएशन के क्षेत्र में, रेलवे में कितनी सारी टेक्नोलॉजीज़ आ जाएंगी। अब सोलर पैनल से चलने वाली गाड़ियां आ जाएंगी, बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ऑलरेडी आ चुकी हैं। तो कई सारे क्षेत्रों में, कंप्यूटर के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़े बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे। राहु परिवर्तन दिखाता है, तो परिवर्तन के लिए मानव सभ्यता को तैयार होना चाहिए, विशेषकर मीन राशि वालों को, क्योंकि राहु इनकी राशि में आकर ही उथल पुथल मचाने वाले हैं। तो इसलिए परिवर्तन तो संसार का शाश्वत नियम है और वो आपके लिए भी लागू होगा, मेरे लिए भी लागू होगा, आपके लिए विशेष रूप से लागू होगा। राहु जब मीन राशि में आते हैं तो मीन राशि है जल तत्व की राशि, और जो शहर समुद्र के किनारे अथवा नदी के किनारे बसे हुए हैं, उन शहरों में अचानक से बाढ़ या ज्वार भाटा आने की संभावना है, उथल पुथल मचेगी। जो लोग जल तत्व के जिनके ऊपर जल तत्व का अधिक प्रभाव है, ये लोग खुद को आइसोलेशन में लेके चले जाएंगे, अर्थात दीन दुनिया से अपना संपर्क काट लेंगे। मीन राशि में आने पर राहु नेटवर्क कटिंग करेगा। कई बार आप महसूस करेंगे कि आप इम्पॉर्टेंट मीटिंग में हैं, आप जूम के जरिए या किसी और माध्यम से अपने कोलीग्स के साथ जुड़े हुए हैं, कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट मोड पे हैं और अचानक नेटवर्क चला गया, ठप हो गया। फेसबुक अचानक से क्रैश कर गया, जैसा पिछली बार हुआ था, कई बार हो चुका है। कई सारे लोगों का डाटा हैक हो जाएगा, साइबर क्राइम की बाढ़ आ जाएगी। एक से एक नए नए साइबर क्रिमिनल सामने आएंगे जो पूरे देश का डाटा हैक कर लेंगे, मिलिट्री का डाटा हैक कर लेंगे। ऐसे ऐसे एक से एक धुरंधर महानुभावों का जन्म होगा या हो चुका है। इस राहु के संचरण काल में, इस गोचर काल में ये चीज़ें बड़ी तेजी से उभर के सामने आएंगी। राहु आपके नेटवर्क को काटेगा। आपकी खुद की इच्छा होगी कि आप जो है अपने मित्रों से कट करके किसी ऐसे शहर में, ऐसे इलाके में जाके रहें जहाँ पास में नदी बहती हो, कोई झरना हो, कोई झील हो, कोई तालाब हो। इस तरह से आपका मन करेगा। मीन राशि वालों के लिए वैसे भी चंद्रमा की स्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो मीन राशि वालों को कई बार संन्यास लेने की इच्छा जागेगी, एक स्यूडो संन्यास, छद्म संन्यास। उनका मन नहीं लगेगा कहीं पे और वो सोचेंगे कि मैं कहीं अकेले चल के रह लूँ तो अच्छा है, पर वो ज़्यादा देर तक इस स्थिति में रह नहीं पाएंगे। तो अभी मैं मीन राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी विस्तार से चर्चा करूँगा। क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए, और निगेटिव या पॉजिटिव कैसा रिजल्ट मीन राशि वालों के लिए आएगा, इस पर भी चर्चा करूँगा। इसके पहले मैं राहु के पौराणिक स्वरूप को थोड़ा बता दूँ और सतयुग की सागर मंथन या अमृत मंथन की जो घटना थी उसके बारे में थोड़ा आपको बता दूं। इससे आपको राहु के चरित्र को समझने में आसानी होगी और आप राहु के चरित्र को आज के समय से जोड़ के देख सकेंगे। अब युग बदल गया, स्वरभानु नाम का राक्षस सतयुग में था, कलयुग में वो राहु है। तो सतयुग और कलयुग में बहुत बड़ा अंतर है। आज हम राहु को बुरा नहीं कह सकते। पहले राहु के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें, जान लें। जब सागर मंथन हो रहा था अमृत प्राप्ति के लिए, तो एक तरफ देवता थे और एक तरफ दैत्य थे, राक्षस। उन्हीं राक्षसों में एक राक्षस था स्वरभानु, नाम याद रखिएगा, स्वरभानु। यह स्वरभानु काला कलूठा, भयंकर, देखने में डरावना, दुर्धर्ष
ज्योतिषियों ने राहु को दुर्धर्ष कहा है, जो अपने शत्रुओं का विनाश कर देता है। स्वरभानु योद्धा था, बड़ा लड़ाकू भयंकर योद्धा था, और अक्सर उस समय में, उस युग में देवता और दानव आपस में युद्ध करते ही रहते थे। तो जब समुद्र मंथन की बात आई कि अमृत प्राप्त करके सब लोग पी लें और सब लोग अमर हो जाएं, तो नागराज वासुकी की मथानी बनाई गई। वही नागराज वासुकी जो शिवजी के गले में लिपटे हुए हैं, उनकी मथानी बनाई गई और समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। जब समुद्र से अमृत निकला तो भगवान विष्णु ने, नारायण ने मोहिनी रूप धर लिया, एक बड़ी सुंदर लड़की का रूप बना लिया, और एक पंक्ति में देवता बैठे हुए थे, एक पंक्ति में दानव बैठे हुए थे। भगवान विष्णु केवल देवताओं को अमृत देते थे, दानवों को नहीं देते थे। दानवों को सिर्फ पानी पिलाते थे। ये चीज़ राहु ने, स्वरभानु ने भांप ली। उस समय वो राहु नहीं था, स्वरभानु नाम के दैत्य ने ये चीज़ भांप ली। वो समझ गया कि किस पंक्ति में अमृत मिल रहा है और कहाँ पे खाली पानी मिल रहा है। अब स्वरभानु ने अपना रूप बदल लिया, काले कलूठे से एकदम गोरा हो गया, डरावने से सुंदर हो गया, देवताओं के जैसे स्वच्छ सफ़ेद वस्त्र पहन लिए, और वो देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया। और वहाँ भगवान विष्णु ने उसको अमृत परोस भी दिया और उसने अमृत पी भी लिया। किंतु अमृत उसके गले तक पहुँचा था, तभी सूर्य और चंद्रमा ने उसका असली रूप पहचान लिया और भगवान नारायण को बता दिया, और भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का गला काट दिया। अब चूंकि अमृत की बूंदें गले तक पहुंच चुकी थी, तो राहु का गले तक का भाग अमर हो गया, स्वरभानु का गले तक का भाग अमर हो गया, जिसको राहु नाम दिया गया। और जो उसका कटा हुआ धड़ था, रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट, वो भगवान विष्णु के चरणों में गिर गया। अब भगवान विष्णु, जिनके अंदर पूरा विश्व एक अणु के रूप में समाया हुआ है, वो है विष्णु। तो भगवान विष्णु सृष्टि के जन्मदाता भी हैं, पालनहार भी हैं। उनसे पंगा लेने के बाद किसी की परम गति ही हो सकती है। तो जैसे ही स्वरभानु का सिर कटा और उनके चरणों में जा कर के राहु का धड़ गिर गया, स्वरभानु का धड़ गिर गया, तो वो मोक्ष को प्राप्त हो गया, मुक्ति मिल गई उसको। सर वाला भाग राहु कहलाया, धड़ वाला भाग केतु कहलाया। इसीलिए केतु मोक्ष के प्लैनेट हैं, मुक्ति के प्लैनेट हैं, पर राहु भुक्ति के प्लैनेट हैं। राहु भोग देता है, केतु मोक्ष देता है। राहु चूंकि भोग देता है और भोग बिना इच्छाओं के संभव नहीं है। इस कलयुग में इच्छाएं होंगी तभी आप उनका भोग कर पाएंगे। तो इसलिए कलयुग का राजा राहु है। राहु दुस्साहसी था, बड़ा प्रबल साहसी था, तभी सीधा भगवान विष्णु को चैलेंज कर दिया उसने। अब राहु के गुणों को, इस घटना से राहु के गुणों को समझिए। राहु स्वार्थी है, मतलबी है, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, खुद को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, कोई सा भी दुस्साहस कर सकता है। भले उस दुस्साहस का परिणाम उसको सिर कटवा के देना पड़े, पर वो साहसी तो है, हिम्मती तो है। राहु वीर है, योद्धा है। राहु अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपने से जस्ट अपोजिट कैरेक्टर के लोगों के साथ भी मिल सकता है, जैसा कि राहु ने देवताओं के साथ बैठ के किया। एकदम अलग संस्कृति, बोलचाल, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा वाले लोगों के साथ भी राहु मिक्स हो सकता है, यदि उसकी स्वार्थ सिद्धि होती हो, यदि उसको आगे बढ़ने का मौका मिलता हो। ये राहु का गुण है, और ये सारे गुण भी अप्लाई होंगे आपके ऊपर, मीन राशि वालों पर। राहु मौके को पहचानता है, ताड़ लेता है, परिस्थितियों की नज़ाकत को समझ लेता है, हालात के अनुसार ढल जाता है। तो ये आज कलयुग में बहुत बड़ा गुण है, मौके को भांप लेना, मौके पे चौका मारना, परिस्थितियों को ताड़ जाना, समझ जाना। ये कितना बड़ा गुण है राहु का, जो सारे दैत्यों में केवल स्वरभानु के पास था। तभी तो उसने भांप लिया ना कि इस पंक्ति में अमृत मिलेगा, दूसरे में तो खाली पानी मिलेगा। तो अमृत मिलेगा, उसने भांप लिया, अर्थात राहु को अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन आता है, और मौके की नज़ाकत को भांप के समझ करके उस इंट्यूशन पर वो काम भी करता है अपने लिए। राहु किसी सेट नियम या पैटर्न को नहीं मानता। जो सब करते हैं राहु वो नहीं करता। राहु प्रभावित लोग दुनिया से अलग ही चलते हैं, उनकी अलग ही विचारधारा होती है, इसीलिए वो खास होते हैं, स्पेशल होते हैं। जो काम कोई नहीं कर सकता वो राहु कर जाता है। जो किसी दूसरे दैत्य ने साहस नहीं किया कि देवताओं की पंक्ति में जाके बैठे और अमृत पी ले, स्वरभानु ने वो साहस कर दिया। सब सोचते रह गए और इसने करके दिखा दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि उसका सिर कट गया। उसने भगवान विष्णु को चैलेंज कर दिया कि केवल देवता क्यों अमृत पिएंगे, मैं क्यों नहीं पीऊंगा, मैं क्यों अमर नहीं हो सकता। नारायण को चैलेंज कर दिया। यानी राहु बड़े से बड़े अथॉरिटी को चैलेंज कर सकता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो। राहु किसी से नहीं डरता। राहु प्रभावित लोग किसी से नहीं डरते। अब चूंकि उसकी गर्दन कट गई, उसने दुस्साहस किया था, अपने से शक्तिशाली से पंगा लिया था, लेकिन
गर्दन कटने के बाद भी अमृत तो वो पी ही चुका था ना, इसीलिए दैत्य होने के बावजूद स्वर भानु अमर हो गया राहु और केतु के रूप में। ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, एक संपूर्ण शरीर का राक्षस जो कभी ना कभी मर जाता, वो शरीर विहीन हो गया, 1 से 2 हो गया और अमर हो गया। अर्थात राहु प्रभावित लोग जब दुस्साहसी बनते हैं, कोई बड़ा कठिन कार्य कर जाते हैं, तो उनका कुछ लॉस तो अवश्य होता है, पर उस लॉस के बदले में कई सारे गेन्स भी होते हैं। राहु और केतु को दैत्य होते हुए भी ग्रहों की संज्ञा दी गई है। सबसे बलशाली ग्रह होते हैं ग्रहों के राजा सूर्य, और उस पर ग्रहण लगा देता है राहु। तो सोचिए राहु कितना बलशाली है। राहु के अंडर ऐसे ऐसे क्षेत्र आते हैं जो आज कलयुग में चारों तरफ हैं। तो आप राहु और केतु की शक्ति के बारे में शंका तो करिए ही मत। राहु की शक्तियां असीमित हैं, उसका कोई अंत ही नहीं है। जैसे अनंत आकाश है, उस तरह राहु भी अनंत है। तो ये हैं राहु के कैरेक्टर। अब इस कैरेक्टर को बताने का आपके ऊपर आपसे क्या संबंध है इसका, तो देखिए मीन राशि वालों के लिए यह गोचर, यह संचरण लग्न राशि से ही हो रहा है। जिनकी मीन लग्न और मीन राशि दोनों है, उन पर डबल इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, जो लोग राहु प्रभावित व्यक्ति हैं वो ज़्यादा प्रभावित होंगे। मतलब आपकी मीन राशि भी है और आप राहु प्रभावित भी हैं। राहु प्रभावित व्यक्ति कौन होते हैं? जिनका जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख और 31 तारीख को हुआ। 4, 12, 13 और 31 तारीख को जन्मे हुए लोग, 4, 13, 22, 22 और 31 को जन्मे हुए लोग राहु प्रभावित होते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी राहु का नंबर है 4। तो 4, 13, 22 और 31, ठीक है, ये लोग सबसे अधिक प्रभावित होंगे राहु के इस राशि परिवर्तन से। यदि आपकी राशि मीन है और आप किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 को जन्मे हैं तो आप पर अधिक प्रभाव पड़ेगा। यदि आपका लग्न भी मीन है तब और अधिक प्रभाव पड़ेगा। यदि आपकी जन्म कुंडली में, आपके नेटल चार्ट में इन दिनों राहु की महादशा ही चल रही है या प्रत्यंतर दशा या अंतरदशा चल रही है, तो भी आप ज़्यादा प्रभावित होंगे। यदि राहु आपकी जन्म कुंडली में मीन राशि में ही विराजमान है और गोचर में भी राहु मीन राशि में आ गए, तो भी आप बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। दोनों परिस्थितियां मैच कर रही हैं ना। राहु बृहस्पति की राशि में आ रहे हैं। मीन राशि बृहस्पति की राशि है, देवगुरु की राशि। यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो भी आप ज़्यादा प्रभावित होंगे। यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु में बृहस्पति का अंतर या प्रत्यंतर, या फिर बृहस्पति में राहु का अंतर प्रत्यंतर चल रहा है, तो भी आप ज़्यादा प्रभावित होंगे। यदि आप राहु से संबंधित कार्य करते हैं, किसी ऐसे फील्ड में हैं जो राहु को रिप्रेजेंट करता है, जैसे टेक्नोलॉजी का फील्ड, कंप्यूटर्स का फील्ड, या आप 2% कमीशन लेकर के फ्लैट, मकान, दुकान, ज़मीन बिक्री वगैरह करवाते हैं या किराए पे दिलवाते हैं, कमीशन एजेंट हैं, तो भी आप राहु प्रभावित हैं और सबसे ज़्यादा आपके ऊपर ही असर आएगा। यदि आप कंसल्टेंसी करते हैं, मतलब लोगों को सलाहें दे करके पैसा कमाते हैं, आपका अपना कुछ नहीं लगा, अपनी जेब से पूंजी नहीं लगी, आपने दूसरों को एडवाइस दी और पैसा कमाया, तो ये राहु का काम है, तो भी आप अधिक प्रभावित होंगे। यदि आप मीडिया के क्षेत्र में काम करते हैं, किसी टीवी चैनल में रिपोर्टर हैं, एडिटर हैं, सब एडिटर हैं, या आप टीवी चैनल में तो बहुत सारा टेक्निकल काम होता है, तो अगर आप टेक्निकल पर्सन हैं, प्रिंट मीडिया में भी टेक्निकल काम होता है, टेक्निकल पर्सन हैं आप, या प्रिंट मीडिया के रिपोर्टर वगैरह हैं, एडिटर, सब एडिटर हैं, तो आप बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। यदि आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया में कोई काम करते हैं, जैसे गूगल का जो हेड ऑफिस है उसमें हज़ारों लोग काम करते हैं, फेसबुक में भी हज़ारों लाखों एम्प्लॉई हैं, ट्विटर में भी लाखों एम्प्लॉई हैं, इस तरह से हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऑफिस में लाखों एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, ये सभी अत्यधिक प्रभावित हो जाएंगे। यदि आप सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, यूट्यूब पे एक्टिव हैं, या टिकटॉक पे वीडियो बना रहे हैं, या मौज पे वीडियो बना रहे हैं, आपको खुद को फेमस करना है, आप ठुमके लगा करके, नाच गा के अपने आप को प्रसिद्ध करना चाह रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, तो भी आप बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। जो भी लोग राजनीति में हैं या कूटनीति में हैं, राहु पॉलिटिक्स का कारक है, राहु डिप्लोमैट है, डिप्लोमेसी देता है। तो जो लोग डिप्लोमेसी में हैं, अपने देश के एम्बेसडर हैं, आईएफएस हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस में, या अपने देश के फॉरेन सर्विसेज में, और दूसरे देशों में जा कर के आप वहाँ पे अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप अत्यधिक प्रभावित होंगे। आप नेता हैं, अत्यधिक प्रभावित होंगे।
लीडर हैं, किसी प्रकार के लीडर हैं, तो आप अत्यधिक प्रभावित होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब राहु के क्षेत्र तो मैंने बता दिए। अगर आपकी उम्र 40 से ऊपर है तो भी आप ज़्यादा प्रभावित होंगे। जो भी व्यक्ति आपके आसपास, आप नज़रें घुमा के देखिए, जो भी व्यक्ति आपके आसपास रातों रात राजा बना है ना, जिसने रातों रात तरक्की हासिल की है, वो कहीं ना कहीं राहु से प्रभावित रहा है। राहु सडन रिजल्ट देते हैं, ऑल ऑफ अ सडन। अचानक से भिखारी को राजा बना देते हैं और राजा को भिखारी भी बना देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द राहुज पोजिशन इन योर नेटल चार्ट, इन योर हॉरोस्कोप। राहु की क्या स्थिति है, राहु उच्च के हैं या नीच के हैं, पाप पीड़ित हैं, कोई दुर्योग बना रहे हैं, कोई राजयोग बना रहे हैं, इन सारी बातों पर परिणाम बदल जाते हैं। रिजल्ट्स डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये वैरी करता है पर्सन टू पर्सन। अब जो मैं मीन राशि वालों के लिए राहु के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव बताने जाऊंगा, वो भी पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा, कंडीशंस अप्लाइड होंगी। क्यों? क्योंकि हमारे देश में 140 करोड़ की आबादी है और एक राशि के 11 करोड़ 90 लाख 50 हजार से ऊपर लोग हैं। जी हाँ, आप मीन राशि के अकेले व्यक्ति नहीं हैं। ये राशिफल 11 करोड़ 90 लाख 50 हजार 300 कुछ लोगों के लिए एक जैसा है। जो मोटी मोटी बातें हैं वो सब के लिए एक जैसी होंगी, मेल और फीमेल दोनों पे लागू होंगी, जातक और जातिका दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ। लेकिन मोटी मोटी बातें तो सब पे एक जैसी लागू होंगी। जितने भी 11 करोड़ 90 लाख 50 हजार लोग मीन राशि के हैं, उन पर एक जैसी लागू होंगी। फिर भी परिणामों में अंतर आएगा, डिपेंडिंग अपॉन द राहुज पोजिशन और महादशा एटसेट्रा इन हिज और हर नेटल चार्ट। उसके अपने जन्म कुंडली में कौन सी दशा महादशा चल रही है, राहु की क्या स्थिति है, उसके अनुसार परिणाम कम या ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू किया जाए। शुरू करने से पहले दो सदाबहार विनम्र निवेदन करना चाहूँगा आप सभी बंधुओं से। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर लीजिए। यदि आपने बेल आइकॉन के बटन को प्रेस नहीं किया है, कृपया अब कर लीजिए। यदि आपने ऑल का ऑप्शन टच नहीं किया है तो कृपया अब कर लीजिए। यदि आपने हमारे चैनल को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि के ग्रुप्स में शेयर नहीं किया है तो अब कर दीजिए। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों को नहीं बताया है, नहीं दिखाया है, तो कृपया अब दिखा दीजिए, ताकि वो लोग भी इस संचरण का अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकें। दूसरा जो मेरा निवेदन है वो ये कि यदि आप सीधे इसी वीडियो पे आ गए हैं तो गोचर से संबंधित, भावों से संबंधित बहुत सारे वीडियोस मैं पहले बना चुका हूं अपनी रेगुलर क्लासेस में। आप चाहें तो उन सारे वीडियोस को देख जाएं ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए। इन्हीं शब्दों के साथ मीन राशि वालों के लिए शुरू करते हैं राहु के राशि परिवर्तन का प्रभाव। देखिए, आपकी राशि पर ही राहु विराजमान हो रहे हैं। तो जब राहु राशि मतलब मीन राशि, ठीक है, यानी कि प्रथम भाव, तो प्रथम भाव लग्न भी होता है, अपना शरीर भी होता है, अर्थात राहु आपके ऊपर ही आके बैठ रहे हैं, आपके सिर पे ही सवार हो रहे हैं। राशि पर बैठना मतलब पूरी पर्सनैलिटी पे बैठना, पूरा व्यक्तित्व, हम जैसे हैं वो हमारी राशि होती है। अब चूंकि गोचर जो है वो चंद्र गणनाओं पे आधारित होता है, चंद्रमा के अनुसार हम देखते हैं, तो यहाँ आप समझ लीजिए कि ये थोड़ी देर के लिए आपका लग्न है। आपकी राशि पे आके बैठ गए तो वो पूरा का पूरा आप ही हैं, पूरी तरह से। ठीक है, अब मीन राशि वालों के लिए इन दिनों शनि की 7.5 भी चल रही है। मीन राशि वालों के लिए सिर की 7.5 चल रही है, अर्थात शनि भी सिर पे ही सवार हैं और राहु भी सिर पे ही सवार हैं। तो 7.5 की चर्चा तो मैं वीडियो के आखिरी हिस्से में संक्षेप में करूंगा। 7.5 पर मैं पहले वीडियोस बना चुका हूं, तो 7.5 के बारे में अभी बात नहीं करते, अभी राहु की बात करते हैं। जब राहु मीन राशि में आएंगे, प्रथम भाव में राहु का नया साइकिल प्रारंभ हो रहा है, तो जब जब राहु का नया साइकिल प्रारंभ होता है तो राहु कुछ तेज घटनाएं देते हैं, क्विक रिजल्ट देते हैं। अगले महीने, 1.5 महीने में आप देखेंगे, नवंबर के महीने में, अक्टूबर तो आज खत्म ही हो गया, 30 तारीख है, आज कल में अक्टूबर खत्म है, नवंबर के महीने में देखेंगे आप में एक जबरदस्त परिवर्तन आएगा, आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन आ जाएगा, सडनली आपकी पर्सनालिटी चेंज करेगी। अब राहु के गुणों को ध्यान में रखिए, राहु के बुरे गुण और अच्छे गुण दोनों को ध्यान में रखिए, और तब आपको समझ में आएगा कि राहु आपको क्या परिणाम देने वाले हैं। राहु आपको मिश्रित परिणाम देंगे। जिस किसी भी व्यक्ति के प्रथम भाव में राहु विराजमान होते हैं
चूँकि आपकी राशि के प्रथम भाव में राहु हैं, तो राहु के जो नेचुरल गुण हैं, स्वार्थ, लालच, मतलब, ये आप में कूट कूट के भर जाएंगे। अचानक से चीज़ें उभर के आ जाएंगी। आप स्वार्थी हो जाएंगे, लालची हो जाएंगे, अत्यधिक लालची हो जाएंगे। केवल और केवल अपनी इच्छा पूर्ति पे ध्यान देने लगेंगे। मैं कैसे आगे बढ़ूं, मेरी तरक्की कैसे हो, मेरा फ़ायदा कहाँ है, आपके दिमाग में ये चलने लगेगा। ड्रास्टिक चेंज आएगा आपके परिवर्तन में, बड़ी उथल पुथल मचेगी। कभी तो आप बहुत ज़्यादा उत्साही हो जाएंगे और कभी आप अचानक से कोई अज्ञात डर आ जाएगा मन में, कभी आप एकदम आलसी बन जाएंगे। राहु प्रथम भाव में आलसी भी बनाते हैं। परिवर्तन का समय है, चूँकि शनि की 7.5 भी है। बिजनेस वाले जॉब में और जॉब वाले बिजनेस में चले जाएंगे। परिवर्तन को यदि आपने स्वीकार किया तो राहु के इस गोचर काल का आप अधिकतम लाभ उठाएंगे। परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया तो फिर राहु आपको कष्ट देंगे। नौकरी में ट्रांसफर्स वगैरह भी हो सकते हैं। आपके पर्सनालिटी में सडन ड्रास्टिक चेंज आ सकता है, मतलब आप जैसे पहले थे अब वैसे नहीं रहेंगे। आप में स्वार्थ भर जाएगा, लालच भर जाएगा। आप आगे बढ़ने के आपको कई सारे अवसर प्राप्त होंगे, कई सारे मौके मिलेंगे विदेश जाने के, आगे बढ़ने के, और आप उन अवसरों का लाभ भी उठाएंगे। राहु परिस्थितियों को ताड़ना जानता है, तो आप में अचानक से इंट्यूशन की पावर बढ़ जाएगी। आपको ये समझ में आने लगेगा कि कहाँ से आपका लाभ होने वाला है और आप उस दिशा में दौड़ पड़ेंगे। अगर उस लाभ की प्राप्ति में आपको अपने दुश्मन से भी हाथ मिलाना पड़े, एकदम अपोजिट कल्चर के लोगों से भी मिलना पड़े, तो भी आप मिल जाएंगे, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है। आपकी इच्छाएं अनंत हो गई हैं। राहु ने अचानक से इच्छाओं को बढ़ा दिया। आपके मन में तरह तरह के विचार आएंगे, एक के बाद एक कई विचार आएंगे। राहु का, शनि का और केतु का समय होता है संध्या 6 बजे के बाद, विशेषकर रात्रि। रात में आपका दिमाग अचानक से एक्टिव हो जाएगा और इस वजह से आपके मन में कई सारे ख्याल आने लगेंगे, कई सारी विचार आएंगे। ख्याली पुलाव भी पक सकते हैं। यदि चंद्रमा की स्थिति पीड़ित हुई तो आप कपोल कल्पना भी कर सकते हैं, और यदि चंद्रमा की स्थिति अच्छी हुई तो कई सारे इनोवेटिव आइडियाज़ आएंगे, नए नए विचित्र प्रकार के आइडियाज़ जो किसी ने सोचा भी नहीं हो, देखा भी नहीं हो, सुना भी नहीं हो। और ये एक अच्छी चीज़ होती है कि राहु इनोवेशन देते हैं, नए नए आइडियाज़ देते हैं। किंतु इससे एक प्रॉब्लम ये होगी कि आपको नींद की समस्या हो जाएगी। आपका दिमाग एक्टिव होगा रात को, राहु का समय है रात, तो जब दिमाग एक्टिव होगा और आप सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे, कुछ ना कुछ चलता रहेगा, तो आपको नींद नहीं आने वाली। तो इंसोम्निया की शिकायत होगी, नींद की बीमारी हो जाएगी आपको। जो लोग रात को सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, मैंने अपने पर्सनल अनुभव में भी देखा है, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कई सारे सिंगिंग ऐप्स आते हैं, स्टार मेकर, स्म्यूल टाइप के, कई सारे डेटिंग ऐप्स आते हैं जहाँ पे एक दूसरे को डेट किया जाता है, पार्टनर की तलाश की जाती है। इन सारे ऐप्स पे लोग रात को एक्टिव होते हैं। कुछ लोग हुकर तलाशते हैं, एस्कॉर्ट तलाशते हैं, कुछ लोग पार्टनर तलाशते हैं, कुछ लोग जो है एक मिशन के तहत ऐसे सोशल मीडिया ऐप्स पे एक्टिव होते हैं। कुछ विधर्मी लोग, राहु मुसलमान और क्रिश्चियन का कारक है, क्योंकि जब ज्योतिष शास्त्र लिखा गया था इस देश में, जो पूरी दुनिया में ज्योतिष सबसे पहले हमारे ही देश से बाहर निकला, हर विद्या हमारे ही देश से बाहर निकली, ग्रंथ हमारे ही देश में लिखे गए। तो उस समय कोई विदेश नहीं था, समूची धरती पे केवल और केवल सनातन धर्म था और केवल हिंदू थे। मुसलमान और क्रिश्चियन नाम की कोई चीज़ नहीं थी। राहु चूंकि अपने से अपोजिट स्वभाव, अपोजिट कल्चर वाले लोगों के साथ मिल जाता है, इसलिए ज्योतिषियों ने राहु को विधर्मियों का ग्रह कहा, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। अब आज के समय में विधर्मी मतलब जो हिंदुओं के अपोजिट हों, क्रिश्चियन या मुसलमान। राहु आंग्ल भाषा, अंग्रेजी का कारक है, क्योंकि हमारे देश की भाषा तो संस्कृत थी, जो आज भी है। तो विदेशी भाषा, विदेशी रहन सहन, विदेशी खान पान, विदेशी कल्चर, ये सब राहु का है। तो सोशल मीडिया ऐप्स पे कुछ लोग, मुसलमान लोग, हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए हिंदू नाम रख के छल से, कपट से रात को एक्टिव होते हैं स्टार मेकर जैसे ऐप्स पे, और हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं अपने जाल में।
उनका धर्म परिवर्तन करवाते हैं, मुसलमान बनाते हैं। ऐसे कई सारी घटनाएं हुई हैं। द केरला स्टोरी जो फिल्म आई थी उसमें भी इस तरह की कई सारी घटनाएं दिखाई गई थी। तो ज्योतिष के संदर्भ में इसका अर्थ यह है कि वो राहु को रिप्रेजेंट करते हैं। राहु छली है, कपटी है, फ्रॉड, 420, धोखा देना, झूठ बोलना, दूसरों की चीज़ हड़प लेना, ये राहु का स्वाभाविक गुण है। सोशल मीडिया पूरा राहु के अंडर आता है। रात का समय राहु का समय है। और विधर्मी जो हिंदू से अलग हैं वो राहु के सूचक हैं, राहु को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें जब एक साथ मिल जाती हैं तो रात को ऐसे लोग एक्टिव हो जाते हैं जो सारी रात लगे रहते हैं। अब सुबह को 4 बजे जब सूर्योदय का समय होगा तब सोएंगे। तो कहीं ना कहीं उनका राहु एक्टिव है, राहु उनसे ये काम करवा रहा है। मेरा कहने का अर्थ इतना ही था। तो आप रात को ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, आपको नींद नहीं आएगी, आपके दिमाग में कई प्रकार के विचार आएंगे, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। राहु प्रभावित लोगों की समस्या क्या होती है कि राहु केवल सिर का हिस्सा है, इसके नीचे धड़ तो है ही नहीं, बॉडी तो है ही नहीं जो उसके इच्छाओं को, उसके विचारों को एग्जीक्यूट कर सके, लागू कर सके। वो शरीर कहाँ है उसके पास। तो राहु के मन में आइडियाज़ तो बहुत आते हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं, तरह तरह के आविष्कार के आइडियाज़ आते हैं, लेकिन उन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए शरीर नहीं है। तो राहु बेचैन रहता है, अर्थात आपकी बेचैनी बढ़ने वाली है। जो लोग 4, 13, 22 और 31 को जन्मे हैं, राहु का अंक है 4, उनको यदि अपने जीवन में किसी कार्य को पूरा करना है, किसी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करना है, और वो देखेंगे भी कि उनके जीवन का कोई महत्वपूर्ण टास्क यदि पूरा होगा तो वो ऐसे व्यक्ति की सहायता से पूरा होगा जिसका जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को हुआ हो, अर्थात मूल अंक 7 आता हो। 7 नंबर केतु का होता है। राहु है धड़, केतु है बॉडी, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जब ये दोनों एक साथ आ जाते हैं तो दोनों के काम पूरे हो जाते हैं, दोनों की स्वार्थ सिद्धि हो जाती है। राहु की इच्छाओं को, राहु की सोच को केतु ही आगे बढ़ा सकता है। राहु के बिना केतु अधूरा है, केतु के बिना राहु अधूरा है। यदि आप भी किसी महीने की 4, 13, 22, 31 तारीख को जन्मे हों और यदि आप पुरुष हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको किसी ऐसी महिला से अपना काम निकलवाना चाहिए या दोस्ती करनी चाहिए जो 5, 16 या 25 को जन्मी हो, अर्थात केतु वाली महिला हो, केतु प्रभावित हो। यदि आप राहु प्रभावित महिला हैं तो आपको केतु प्रभावित पुरुष के संपर्क में आना चाहिए। तो यह प्रकृति का जो पुरुष और स्त्री का जो एक परस्पर आकर्षण है वो भी काम करेगा। दोनों राहु और केतु के जो एनर्जीज है वो भी मिल जाएंगी और आप दोनों के काम बन जाएंगे, दोनों की स्वार्थ सिद्धि हो जाएगी। राहु के विषय में चलते हैं कि राहु सिर पे सवार है आपके। राहु आपकी सोचने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा, कई सारे आइडियाज़ देगा। राहु आपको विदेश जाने के मौके देगा। भौतिक सुख समृद्धि के लिए राहु अच्छा है। आपके ऊपर आया हुआ राहु कई सारे ऐसे अवसर आपको प्रदान करेगा जब आप धन जम के कमाएंगे। कई सारी विदेश यात्राएं भी कराएगा। इस समय इन दिनों आपको केवल और केवल आप अपने बारे में ही सोचेंगे। मैंने कहा ना, राहु स्वार्थी है, राहु केवल खुद को आगे बढ़ाना जानता है। तो इन दिनों केवल और केवल आप इन 18 महीनों में अपने बारे में सोचेंगे, मैं कैसे आगे बढ़ूं, मेरी तरक्की कैसी हो, मेरी अपीयरेंस कैसी है, मेरी पर्सनालिटी कैसी है। अगर आप मीन राशि की महिला हैं तो अक्सर आप मेकअप वेकअप करके, बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहन के, बढ़िया मेकअप करके, आपके मन में फिर भी संतुष्टि नहीं होगी। आपको लगेगा मैं अच्छी तो दिख रही हूँ ना, मैं कहीं मेरे में कमी तो नहीं हो गई, मैं मोटी तो नहीं हो गई, ये ड्रेस मुझे फिट तो आई ना। क्योंकि राहु इज़ नेवर सेटिस्फाइड। आप जितना भी अच्छा पहनेंगे, जितना भी अच्छा मेकअप करेंगे, आप संतुष्ट नहीं होंगे। अपने शरीर, अपनी पर्सनालिटी को लेकर के आप हमेशा कॉन्शियस रहेंगे। यही हाल पुरुषों का भी होने वाला है। तो आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं आज के समय में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। राहु झूठा भी है, धड़ल्ले से झूठ बोलता है, और राहु प्रभावित व्यक्ति इतनी सफाई से झूठ बोल जाते हैं कि सामने वाला पकड़ ही नहीं पाता। ठीक है, राहु स्वार्थी है, लालची है। इसलिए प्रोफेशन में, दुनियादारी में साम दाम दंड भेद सारा कुछ राहु जानता है और अपना लेता है आगे बढ़ने के लिए। आज के समय में कहीं ना कहीं अच्छी क्वालिटी है मौके को ताड़ लेना, पहचान लेना, मौके के अनुरूप अपने आप को बदल देना, एकदम से कंप्लीट बदल देना, उत्तर का दक्षिण हो जाना। ये राहु के गुण है और ये सारे गुण आप में आ जाएंगे। तो आज के समय में भौतिक सुख समृद्धि को प्राप्त करने के लिए, व्यावसायिक जीवन में सफल होने के लिए, इस दुनिया में जहां आपके चारों तरफ गलत लोग भरे हुए हैं, उनसे मुकाबला करके अपने आप को सरवाइव कराने के लिए ये गुण अत्यंत आवश्यक हैं। इसलिए मैं नहीं कहता कि राहु कलयुग में बुरा है, सतयुग में होगा, इस युग में नहीं।
अब कुछ निगेटिव चीज़ें भी तो देगा, है तो राहु राक्षस। अच्छी चीज़ें तो आपको दे दी, आपकी इंट्यूशन बढ़ा दी, सोचने समझने की शक्ति बढ़ा दी। निगेटिव क्या है? निगेटिव में सबसे पहला तो नींद की बीमारी देगा आपको। आपके दिमाग में कई तरह के ख्याल आएंगे। राहु आपके शत्रुओं का नाश कर देगा। शत्रु हंता होता है, राहु को दुर्धर्ष कहा है ज्योतिषियों ने, महर्षियों ने। तो शत्रु हंता होता है राहु, दुष्टों का, विपत्तियों का नाश कर देता है। केतु यदि सिर पे आ जाए, अर्थात प्रथम भाव में आ जाए, तो मुसीबत में डाल सकते हैं, पर राहु मुसीबतों से निकाल देता है, विपत्तियों का नाश कर देता है। ये चीज़ें अच्छी हैं, पर लालच की मात्रा इतनी अधिक बढ़ जाएगी, आप इतने स्वार्थी, इतने मतलबी हो जाएंगे कि इससे आपका पारिवारिक जीवन प्रभावित हो जाएगा। आपको अपने अलावा कुछ सूझेगा ही नहीं, केवल मैं और मैं। और ये मैं, राहु चूंकि प्रथम भाव में है, मीन राशि में, सप्तम दृष्टि डालेगा सीधा सीधा कन्या राशि पर। अर्थात राहु अपने से सप्तम भाव को डायरेक्ट देखेगा। राहु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 7 और 9। तो मैं पहले सप्तम की चर्चा कर लूं, क्योंकि सप्तम भाव में अब केतु भी तो आ गए हैं आपके। तो राहु आपके पारिवारिक जीवन को खराब करेगा। जिन लोगों के पहले से डाइवोर्स जैसी स्थिति चल रही थी, लड़ाई झगड़े, सेपरेशन चल रहा था, उनका डाइवोर्स हो जाएगा। और जिनके नहीं चल रहा था, अब उनके पति या पत्नी के साथ भयंकर रूप से झगड़े होने वाले हैं। ट्रस्ट का इशू आ जाएगा, विश्वास नहीं होगा, झगड़े काफ़ी हद तक बढ़ेंगे। प्रथम स्थान में बैठा हुआ राहु आपको अत्यधिक कामुक बनाएगा। सीधा सीधा काम त्रिकोण को देख रहा है। राहु प्रथम स्थान में मीन राशि में बैठकर आपके सिर पे सवार होके एक साथ 2 धर्म त्रिकोण और 1 काम त्रिकोण को एक्टिव कर रहा है। राहु की दृष्टि आ रही है पंचम स्थान पे, जो धर्म त्रिकोण है, नवम स्थान पे ये और एक धर्म त्रिकोण है, साथ में सप्तम पर दृष्टि है, ये काम त्रिकोण है। तो पहले काम की चर्चा कर ली जाए। राहु आपको अत्यधिक कामुक बना देगा, महासेक्सी बना देगा, आपकी काम वासना को प्रबल रूप से बढ़ा देगा। इसके कारण आपका मन विचलित होगा, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करेंगे, आप कई सारे मल्टीपल रिलेशंस रखेंगे। यदि आप रिलेशनशिप में हैं, प्रेम संबंधों में, तो उसमें भी कई सारे मल्टीपल रिलेशन होंगे, या विवाहेतर संबंध होंगे। आप कई सारी महिलाओं से संबंध रखेंगे। यदि आप महिला हैं मीन राशि की, तो कई सारे पुरुषों से आप संबंध रखेंगी। कामुकता अत्यधिक प्रबल हो जाएगी, और इस कारण आपके जीवन साथी से आपकी अनबन हो जाएगी। ईगो, राहु है ईगो, घमंड, और वो आपके सिर पे सवार हो गया राशि में, प्रथम भाव में आके बैठ गया। प्रथम भाव का क्या परिणाम होता है, प्रथम भाव क्या क्या दिखाता है, इस पर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरे 12 भावों के वीडियो देख जाएं तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी। तो अब चूंकि आप में ईगो, अहंकार बढ़ जाएगा, दूसरी तरफ आप मल्टीपल रिलेशन में भी जा रहे हैं, ये सारी बातें मिला जुला के आपका घर तोड़ देंगी। यदि आपका डाइवोर्स का प्रोसेस था तो डाइवोर्स हो जाएगा, और नहीं था तो अब डाइवोर्स की स्थितियां आ जाएंगी। मतलब पारिवारिक जीवन के लिए तो सही नहीं है। कहीं ना कहीं आपका लालच, आपका स्वार्थ भी इसमें एक कारण बनेगा कि आप अपने घर वालों को ही लूटने के चक्कर में लग जाएंगे, विशेषकर अपने लाइफ पार्टनर को। जैसा लाभ आप बाहर के लोगों से लेते हैं, जितने प्रोफेशनल आप बाहर के लोगों के लिए हैं, आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए भी उतने ही प्रोफेशनल हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपके मैरिड जीवन को खराब करेगी। राहु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पे आ रही है, कर्क राशि पर। पंचम भाव होता है लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स इत्यादि का, विद्या, बुद्धि, जमीन जायदाद, राजनीति, संतान। अब कई सारे प्रभाव यहाँ राहु मिले जुले देगा, कुछ अच्छे भी कुछ बुरे भी। अच्छे प्रभाव तो ये देगा कि राहु अंतर्ज्ञान की शक्ति बढ़ाता है, इंट्यूशन बढ़ा देता है। तो आपको स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट अचानक से समझ आने लगेगा, आपका इंट्यूशन बढ़ेगा, आपको ये समझ आने लगेगा कि कौन सा शेयर अप जाएगा, कौन सा डाउन होगा, कौन सा शेयर खरीदना चाहिए, कौन सा बेचना चाहिए। और यदि आपने थोड़ा इसको सीखा, थोड़ा इसमें ध्यान दिया, तो आप यकीन मानिए कि शेयर मार्केट से आप लाखों करोड़ों कमा सकते हैं इन 18 महीनों के दौरान। स्टॉक ट्रेडिंग, शेयर मार्केट, घोड़ों की रेस, लॉटरी, सट्टा से भी आप बहुत कमा सकते हैं। जो चीज़ें हमारे देश में लीगल हैं, उनसे कमाने में तो कोई डर भी नहीं है। स्टॉक मार्केट पूरी तरह लीगल है। अब पंचम में बैठा हुआ, पंचम पे दृष्टि डालता हुआ राहु आपके संतान से आपके मतभेद करवाएगा। आपकी संतान, यदि आप मीन राशि के महिला या पुरुष हैं, तो आपके बच्चे कुमार्गी हो सकते हैं।
गलत दिशा में जा सकते हैं, गलत संगत में पड़ सकते हैं, विद्रोही हो सकते हैं, आपसे विद्रोह या विरोध कर सकते हैं, सिगरेट, शराब, जुआ, विशेषकर सिगरेट या गांजा या ड्रग्स जैसे मादक पदार्थों का सेवन कर सकते हैं। राहु है धुआं, ज्योतिष में राहु को धुआं धुआं कहा गया। राहु बुद्धि हर लेता है, मति भ्रम देता है, कन्फ्यूजन्स देता है। जैसे गाढ़े धुएं में आदमी को कुछ नहीं दिखाई पड़ता, उसी प्रकार जब राहु सिर पे सवारी करता है तो कुछ आपको दिखाई नहीं देता, आपकी बुद्धि ही हर लेता है। और जहाँ जहाँ दृष्टि डालेगा वहाँ भी सेम प्रभाव देगा। तो पंचम स्थान होता है संतान का। यदि आप चाहें तो मेरे पंचम भाव के पुराने वीडियोस देख लें, अच्छा रहेगा आपके लिए। अब पंचम भाव संतान का है, संतान पे राहु की दृष्टि है, संतान की बुद्धि भ्रमित हो गई है, तो आपके बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे, चाहे रीज़न जो भी हो, संगति खराब हो जाएगी, रात भर डिस्को में जाना, पार्टियां करना, आपसे बातें छुपाने लगना, बहुत सारी चीज़ें होंगी ऐसे, और कोई ना कोई नशे की लत उनको लग जाएगी। तो अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने बच्चों के सर्किल को भी ध्यान से देखिएगा, उस सर्किल में गलत लोग आएंगे, आपके बच्चों की संगत गलत हो जाएगी, बच्चे विद्रोही हो जाएंगे, आपकी बात नहीं मानेंगे। यदि आप मीन राशि के पुरुष या स्त्री हैं तो बच्चों से आपका पंगा होना है। यदि आप गर्भवती महिला हैं मीन राशि की, तो आपके गर्भ में परेशानी आएगी, मिसकैरेज, एबॉर्शन की स्थिति आती है। जब भी कोई उष्ण ग्रह, मैं पाप ग्रह नहीं कहता, मैं राहु, केतु, शनि, मंगल, सूर्य, इनको उष्ण ग्रह कहता हूँ, गर्म ग्रह, इनका प्रभाव, इनका स्वभाव थोड़ा गर्म है। तो जब भी कोई उष्ण या गर्म ग्रह संतान के भाव को देखता है तो संतान की हानि करवाता है, अर्थात आपके 1-2 मिसकैरेजेज हो सकते हैं इस पीरियड में। बल्कि इसी महीने से आज राहु का राशि परिवर्तन हुआ है। अगर आप अभी आपके गर्भ में कोई बालक है या महीने 2 महीने की आप गर्भवती हैं तो बड़ा सावधानी रखिएगा, कभी भी मिसकैरेज हो सकता है अगले कुछ महीनों के अंदर। राहु संतान से मतभेद करवाता है, तो संतान का मैंने बता दिया। पर वही राहु आपको शेयर मार्केट से कमाने की शक्ति भी देता है, ज्ञान बुद्धि भी देता है, वो भी मैंने बता दिया। राहु धर्म स्थान को देख रहा है और पंचम स्थान होता है मंत्र जाप करने का। तो मंत्र सिद्ध होगा या नहीं ये तो छठा भाव बताएगा, पर मंत्र जाप ये पंचम भाव दिखाता है, सरकार की पोजीशन पंचम भाव दिखाता है। तो अचानक से आपके मन में मंत्र जाप करने की इच्छा आएगी, आपको लगेगा कि कोई मंत्र को सिद्ध कर लिया जाए, किसी भी तंत्र मंत्र में आपकी ज़्यादा गहरी रुचि हो जाएगी। या आपकी संतान में भी डिस्ट्रैक्शन, जो मैंने अभी कहा कि पढ़ाई लिखाई से मन भटकेगा, रास्ता बदल जाएगा, उसमें एक चीज़ ये भी है, ऐसा नहीं कि वो खाली डिस्को और पार्टी से उसका डिस्ट्रैक्शन होगा, हो सकता है वो तंत्र मंत्र में ज़्यादा रुचि लेने लगे। ठीक है, तो ये भी चीज़ें होंगी। बट ओवरऑल पंचम पे दृष्टि जो है वो ठीक होती है राहु की, और लग्न में प्रथम भाव में राहु को बहुत ज़्यादा बुरा नहीं माना गया है। सप्तम के बारे में मैंने बता ही दिया। हाँ, रोमांस वगैरह में आपके संबंध टूटेंगे, कई सारे मल्टीपल रिलेशंस की वजह से, कहीं विश्वास का कहीं ना कहीं इशू आएगा। अब राहु की जो नवम दृष्टि है वो यहाँ आती है भाग्य स्थान पे, पिता के स्थान पे। अब ये चीज़ें यहाँ भी मिश्रित परिणाम देंगे राहु। पहला तो ये कि आपकी धार्मिकता को बढ़ाएंगे, आध्यात्मिकता को बढ़ाएंगे। आप पूरी तरह धार्मिक हो या ना हो, पर धर्म स्थलों में जाना आना, धर्म स्थानों की यात्राएं करना, क्योंकि ये स्थान नवम भाव यात्राओं को भी दिखाता है, तो आपकी यात्राएं बढ़ने वाली हैं। आप धार्मिक स्थानों की, आध्यात्मिक स्थानों की, मठों की, श्राइन्स की यात्रा कर सकते हैं। भाग्य के लिए तो अच्छा है, निश्चित ही भाग्य की वृद्धि होगी। कई सारे भाग्य से ऐसे अवसर आपको प्राप्त होंगे जब आपके पास धन भी आएगा, पद प्रतिष्ठा, मान, यश, गौरव सब बढ़ेगा, विदेशों की यात्रा के भी अवसर प्राप्त होंगे। तो ज्योतिष शास्त्र का काम क्या है? ज्योतिष शास्त्र में जो ग्रंथ हैं ज्योतिष शास्त्र के, वो हमको समय को पहचानना ही तो बताते हैं। और ज्योतिषी का काम क्या है? सही समय को पहचान के आपको बता देना, आगाह कर देना। यदि आप में क्षमता है तो आप उस सही समय का उपयोग करके आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, और आप में क्षमता नहीं है तो आप वहीं रह जाएंगे। तो मेरा काम है एज एन एस्ट्रोलॉजर, मेरा काम है आपको सही रास्ता दिखाना, सही समय की पहचान करवाना, वार्निंग्स देना, चेतावनियाँ देना। अब उन वार्निंग्स को सुनना है या नहीं सुनना है, या मेरे बताए हुए मार्ग पे आपको आगे चलना है या नहीं चलना, ये तो पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। तो नवम स्थान भाग्य के लिए अच्छा है, कई सारी तरक्कियाँ मिलेंगी भाग्य से। हाँ, थोड़ा सा गड़बड़ ये है कि पिता का स्थान है और पिता से आपके मतभेद हो सकते हैं,
झगड़े हो सकते हैं, पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। कहीं ना कहीं आपकी सेल्फिशनेस की वजह से, आपकी अपनी सोच की वजह से पिता से आपके संबंध खराब होंगे। जो आपके इमीडिएट बॉस हैं, अगर आप नौकरी में हैं तो ये नौकरी वालों के लिए विशेष कर बता रहा हूँ कि सरकारी नौकरी में हो या प्राइवेट में या मल्टीनेशनल कंपनी में, कहीं भी कोई से भी आप नौकरी करते हैं तो आपके इमीडिएट बॉस से आपके रिलेशन बहुत खराब हो जाएंगे। जो बॉस कल तक आपको बड़ा इज्जत प्रतिष्ठा देते थे, सराहते थे, अपना फेवरेट समझते थे, अचानक से वो आपके दुश्मन हो जाएंगे, आपके खिलाफ षड्यंत्र करेंगे, आपकी टांग खींचेंगे, आपको नौकरी से निकलवाने का प्रयास करेंगे या बेइज्जत करवाने का प्रयास करेंगे। तो बॉसेस से संबंध बहुत अच्छे रखने की आवश्यकता है नौकरी पेशा मीन राशि वालों को, मेल और फीमेल दोनों को। शिक्षा, स्वास्थ्य, हाँ स्वास्थ्य पर आते हैं। राहु रोग ऋण शत्रुओं का नाश तो करते हैं। जब राहु प्रथम भाव में आते हैं तो रोगों का नाश भी करते हैं, पर अपने नए रोग भी देते हैं। अपने नए रोगों में सबसे पहले तो सिर पे राहु बैठे हैं तो माइग्रेन की समस्या देंगे, सिर दर्द, विशेषकर रात के समय, नींद ना आने की बीमारी। जब आप रात को जागेंगे तो सिर में दर्द होना स्वाभाविक है, तो सिर दर्द या माइग्रेन दे देंगे। दांतों या आंखों से संबंधित समस्या भी देंगे। कुछ आपके रंग रूप पर भी असर पड़ेगा, कॉम्प्लेक्शन पर, हेल्थ पे थोड़ा असर पड़ेगा। और राहु इंटेस्टाइन से रिलेटेड डिजीज देते हैं, किडनी स्टोन, लिवर सिरोसिस, फैटी लिवर, गॉल ब्लैडर का स्टोन, प्रोस्टेट, ये पुरुषों में दे सकते हैं, महिलाओं में भी दे सकते हैं चीज़ें। प्रोस्टेट की जगह महिलाओं में यूट्रस के कैंसर दे सकते हैं या ब्रेस्ट कैंसर दे सकते हैं। इसके अलावा पेट की समस्या, पाचन की समस्या, ये पुरुष महिला सबके लिए एक जैसी है, ये राहु देते हैं। इनसे सावधान रहना, इनका उपाय करना है। इलाज भी साथ साथ चलेगा, उपाय भी साथ साथ चलेगा। तो मोटे तौर पे मैंने हर टॉपिक को कवर कर लिया है। सावधानियां क्या रखनी है जो मैंने आपको बता ही दिया है कि आपके स्वभाव पे नियंत्रण रखिएगा, फ्लक्चुएटिंग मूड मत रखिएगा, दुष्टता, स्वार्थ, लालच से बच के रहिएगा, पिता से संबंध अच्छे रखिएगा, तो सब ठीक रहेगा। अब आते हैं राहु के उपायों पर। देखिए उपाय राहु के क्या क्या हो सकते हैं, इसके बारे में अब मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ। तब लास्ट में हम 7.5 की भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैंने बताया था कि शिवजी के गले में जो सांप लिपटा हुआ रहता है वो नागराज वासुकी हैं, और काल सर्प दोष में राहु को सांप का मुंह कहा गया है और केतु को सांप की पूंछ कहा गया है। तो राहु जो है वो अधिक खतरनाक हैं और केतु कम खतरनाक हैं। तो राहु को काबू करने के लिए आपको भगवान शिव के ऊपर प्रत्येक सोमवार और शनिवार 2 दिन दूध में शहद, थोड़ा काला तिल मिला के अर्पण करना चाहिए। भांग, धतूरा, बेलपत्र शिवजी को अर्पण करना चाहिए। और शिवजी के सामने बैठ करके, यदि आप सक्षम हो, यदि आपकी संस्कृत पे पकड़ हो, यदि आपका उच्चारण शुद्ध हो, तो शिव तांडव स्रोत, रुद्री और शिव रुद्राष्टक स्रोत का अवश्य पाठ करें। यदि आपकी संस्कृत पे पकड़ नहीं है, क्योंकि संस्कृत में उच्चारण ही सब कुछ है, तो आप केवल शिव चालीसा का पाठ कर लें, और नहीं कुछ तो ओम नमः शिवाय का जाप कर लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। एक माला महामृत्युंजय मंत्र की अवश्य जाप करें, क्योंकि स्वास्थ्य पे असर पड़ने वाला है। मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के स्वास्थ्य पे राहु असर डालेंगे, तो महामृत्युंजय मंत्र की एक माला अवश्य जपिए। शिव मंदिर में झाड़ू लगाइए, पोंछा लगाइए, साफ कीजिए पानी से, झाड़ू से। शिव जी के मंदिर की सीढ़ियां साफ कीजिए, श्रमदान कीजिए, अर्थात कहने का अर्थ है श्रमदान कीजिए। अगर श्रमदान नहीं कर सकते हैं तो धन दान, वस्त्र दान, अन्न दान, कुछ ना कुछ करते रहिए। देखिए राहु गए हैं मीन राशि में। मीन राशि बृहस्पति की राशि होती है। वैसे राहु का स्वभाव है कि जिस राशि में जाते हैं उस राशि का स्वामित्व ले लेते हैं और उस राशि के स्वामी जैसा रिजल्ट देने लगते हैं, यानी बृहस्पति के जैसे रिजल्ट भी देंगे। पर बृहस्पति की राशि है मीन और बृहस्पति के देवता होते हैं भगवान विष्णु, नारायण। और नारायण कहाँ लेटते हैं? शेष नाग पर। फिर नाग आ गया ना, शेष नाग, नागों के नाग। तो आपको भगवान विष्णु के चरणों में चले जाना चाहिए। किसी न किसी धर्म स्थान पे आज 30 अक्टूबर 2023 है, मीन राशि वालों के लिए भी और समस्त राशि वालों के लिए कहूँगा कि आज से मंदिर का चक्कर रोज लगाएं, रोज मंदिर जाएं अगले 18 महीनों तक।
मंदिर में जाके कुछ समय बिताएं, कुछ दान दें, मंदिर की दान पेटी में पैसे डाल के आ जाएं, या मंदिर में खाने पीने की वस्तुएं दान दे दें, मंदिर में थोड़ी सेवा कर दें। साधु सन्यासियों का भूल के भी अनादर ना करें, पंडितों का अपमान ना करें। भगवान विष्णु श्री हरि नारायण विष्णु को तुलसी के पत्ते और पीले पुष्प अर्पण करें। विष्णु सहस्त्र नाम स्रोत का पाठ करें, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। बड़ा अच्छा है। अब राहु देवी दुर्गा का भी उपासक है, देवी दुर्गा से डरता है। तो देवी दुर्गा के किसी भी रूप की, काली, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, किसी भी रूप की आप उपासना करें। विशेषकर काली या दुर्गा जगदम्बा के जो 9 रूप होते हैं, उनके चरणों में, माता के चरणों में एक नारियल को चुनरी से लपेट के मौली से बांध करके देवी दुर्गा के चरणों में समर्पित कर दें। 2 घी के दीपक लौंग डाल के देवी दुर्गा के चरणों में जला दें, समर्पित कर दें। और यदि संभव हो, संस्कृत पर पकड़ हो, तो आप दुर्गा कवच, अर्गला स्रोत, कीलक स्रोत का पाठ करें, महिषासुर मर्दिनी स्रोत का पाठ करें, अथवा दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। और ये सब संभव ना हो तो दुर्गा चालीसा का पाठ कर लें 3 बार। और ये उपाय आपको 3 शनिवार लगातार करना है। शिव जी का जो उपाय मैंने बताया और दुर्गा जी का, ये 3 शनिवार लगातार करना है, कंटिन्यूअसली। एक नारियल लें, अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमा के नदी में प्रवाहित कर दें, संध्या 6 बजे के पश्चात। ये राहु का उपाय है। आप किसी ऐसे व्यक्ति को जो सिगरेट या बीड़ी पीता हो, राहु चूंकि धुआं है, ड्रग्स का कारक है, धुआं है, नशीला है, उसको आप सिगरेट या बीड़ी का दान दे दें संध्या समय। दिन में भी दे सकते हैं, पर विशेषकर संध्या के पश्चात, बड़ा अच्छा रहेगा। राहु शनि के जैसा परिणाम देते हैं, शनिवत राहु कहा गया है, कुजवत केतु शनिवत राहु। तो राहु के उपाय भी शनि से मिलते जुलते होते हैं। आप काली गाय को हरा चारा खिलाइए, काली गाय को हरा चारा। काली गाय शनि और राहु का प्रतिनिधि है, गाय है तो शुक्र की प्रतिनिधि है, और हरा चारा, हरा रंग बुध का प्रतिनिधि है। तो काली गाय को हरा चारा खिलाने से राहु, शनि, शुक्र और बुध चारों एक साथ ठीक हो जाएंगे, लक्ष्मी की कृपा मिल जाएगी। काले कुत्ते को रोटी या बिस्किट खिलाएं, राहु और केतु दोनों प्रसन्न हो जाएंगे। कुत्ता केतु को दिखाता है, और काला कुत्ता शनि और राहु को दिखाता है। तो शनि, राहु, केतु तीनों को अगर प्रसन्न करना है तो काले कुत्ते को बिस्किट खिलाते रहिए। आपके लिए तो अत्यंत आवश्यक है कि आपकी 7.5 भी चल रही हो, राहु भी सिर पे है, शनि भी सिर पे है, तो आपके लिए, और केतु आपके सप्तम में बैठा है, तो आपके लिए काले कुत्ते को बिस्किट या रोटी खिलाना, काली गाय को हरा चारा खिलाना तो अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा शनि से संबंधित वस्तुओं का दान कीजिए। चूंकि शनि की 7.5 आपके सिर पे है, तो शनि से संबंधित वस्तुओं का दान कीजिए। काले तिल, काली उड़द, काला कंबल, सरसों का तेल, तिल का तेल, इन सारी चीज़ों का आप दान करिए। सरसों के तेल में अपना चेहरा देख करके दान कर दीजिए शनिवार के दिन। किसी अपाहिज आदमी को, विकलांग व्यक्ति को खाने पीने की चीज़ें दीजिए। लेबर क्लास, सफाई कर्मचारी, चाहे आपके घर में काम करने वाली बाई हो, आपके बर्तन धोने वाले, झाड़ू पोछा लगाने वाले, चाहे आपका टॉयलेट साफ करने वाला हो भंगी, या फिर रोड साफ करने वाला कोई सफाई कर्मचारी हो, इनको कुछ खाने पीने की चीज़ें दान में देते रहिए, धन दान में देते रहिए। राहु और शनि दोनों प्रसन्न हो जाएंगे। एक मोर का पंख, एक काजल की डिबिया अपने सिरहाने रखिए तकिए के नीचे, और एक अपने पर्स में लेके निकलिए बाहर जहाँ भी आपको जाना है। राहु है सांप, और सांप को कौन खा जाता है? मोर। इसलिए राहु मोर से डरता है। तो मोर के पंख अपने एंट्रेंस, बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन, टॉयलेट, बाथ और बैकडोर, हर जगह मोर के पंख लगा दीजिए। राहु से सुरक्षा मिल जाएगी। राहु जब राशि परिवर्तन करते हैं या राहु खराब होते हैं तो सीपेज की समस्या देते हैं, घर में पानी टपकता रहेगा कहीं ना कहीं से, तो समझिए राहु बुरा प्रभाव दे रहे हैं। उस स्थान पर भी मोर का पंख लगाइए, आप देखेंगे कुछ दिनों में ये पानी का टपकना कम हो जाएगा और धीरे धीरे बंद हो जाएगा, मतलब राहु के दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। राहु के बीज मंत्र का जाप करें, ओम रा राहवे नमः। इस मंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जाप करें इस गोचर काल में। अगर ये मंत्र सिद्ध हो जाता है तो और अच्छी बात है। तो राहु के दुष्परिणाम आपको नहीं मिलेंगे, अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो मीन राशि वालों, आपके लिए यह गोचर मिश्रित परिणाम लेके आया है। 7.5 के बारे में मैंने बता ही दिया। जब सिर की 7.5 होती है व्यक्ति की तो उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। राहु भी बुद्धि भ्रमित करेंगे और शनि भी आपकी बुद्धि भ्रमित करेंगे। सोचने समझने की, निर्णय लेने की क्षमता नहीं रहती। पैसा उधार देते हैं वो फंस जाता है, तरक्की रुक जाती है, अपनों से शत्रुता हो जाती है, जो मित्र थे वो धोखा दे जाते हैं,
जो निकटस्थ लोग थे, आपके नियर एंड डियर, वो आपको धोखा दे के आपको लूट लेते हैं। आपके सिर में चोट लग सकती है, सिर में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो सिर को बचा के रखिएगा। जो उपाय मैंने बताए वो करिएगा। राहु का यह गोचर आपके लिए अच्छा बीतेगा। अब चूंकि आज राहु का परिवर्तन हो चुका है 30 तारीख को दिन के 2:13 पर, तो राहु कभी अकेले राशि परिवर्तन नहीं करते। राहु के साथ साथ उनका काउंटर पार्ट केतु भी राशि परिवर्तन करता है, और केतु राहु से 180 डिग्री के एंगल पर, दूरी पर, ठीक सप्तम भाव में विराजता है। अर्थात जब राहु मीन राशि में आए हैं तो केतु कन्या राशि में स्वतः आ गए हैं। अब कल से जो मैं वीडियोस डालूंगा वो केतु के राशि परिवर्तन पर होगा कि कन्या राशि में आकर के केतु क्या परिवर्तन लाएंगे, क्या उथल पुथल मचाएंगे, और सभी 12 राशियों पर, मेष से लेकर मीन तक, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मिलते हैं अपने अगले कल के वीडियो में। केतु का राशि परिवर्तन मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। नमस्कार।